जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आइए शुरू करते हैं म्यूजिक का एक प्रैक्टिस सेट। 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। दीपा दीदी का बुक है, अड्डा 24/7 पब्लिकेशन है। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया है जी? रेला। रेला किस वाद्य से संबंधित है? मतलब रेला किस वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तबला। ठीक है जी, तबला। अगला सवाल देख लीजिए। तबला आप जानते हैं अवनद वाद्य यंत्र होता है, मृदंग भी अवनद वाद्य यंत्र है। आपको कमेंट करके बताना है घटम कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। ठाई लिख रहा है कि ठाई का तिहाई, ठाई का तिहाई को क्या कहते हैं? तो ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं जी? सही उत्तर हो जाएगा चक्रदार तिहाई। क्या जी? चक्रदार तिहाई। अगला सवाल देख लीजिए। जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? जोड़ आलाप देखिए, जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है जी? तो जोड़ आलाप देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपको जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि जोड़ आलाप देखिए सितार में बजाया जाता है। तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। देखिए जोड़ आलाप, जोड़ आलाप देखिए ध्रुपद प्रदर्शन में आलाप जोड़ झाला होता है। ठीक है जी। देखिए जोड़ क्या होता है कि आलाप का एक हिस्सा जिसमें लय में थोड़ा स्पंदन होता है, और झाला क्या होता है? आलाप का एक हिस्सा है जिसमें लय तेज होती है। ठीक है जी, और ताल में बदलाव होता है। तो अगला सवाल देख लीजिए आप। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते हैं? पंडित बलराम पाठक क्या बजाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सितार। सितार एक तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। शरण रानी क्या बजाती थी? शरण रानी क्या बजाती थी? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सरोद। सरोद बजाती थी। अब अगला सवाल देख लीजिए। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है जी, नई दिल्ली। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए। दुर्गा तथा मालकौंस रागों, दुर्गा तथा मालकौंस रागों में इनकी जाति बताइए। दुर्गा और मालकौंस रागों की जाति क्या है? ठीक है जी। तो हम बता दें आपको कि राग दुर्गा, इसका सही उत्तर हम आपको बताते हैं कि आडव आडव आंसर क्या हो जाएगा जी? आडव आडव। देखिए हम बताते हैं राग दुर्गा। राग दुर्गा की बात करें तो राग दुर्गा जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है, और इसकी जाति आडव आडव है, क्योंकि इसमें गंधार और निषाद को छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। बिलावल थाट से उत्पन्न है, और बिलावल थाट में आप जानते हैं कि सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी, बिलावल थाट में। और राग दुर्गा का गायन काल जो है रात्रि का दूसरा पहर है, और राग दुर्गा में वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर ऋषभ है। ठीक है जी, और रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। वहीं राग मालकौस की बात करें तो भैरवी थाट से उत्पन्न है, और इसकी जाति भी आपको आडव आडव है। 5 आरोह में 5 अवरोह में ऋषभ और पंचम इसमें वर्जित होता है। ठीक है जी, ऋषभ और पंचम वर्जित होता है, और मध्यम इसका वादी और संवादी षडज होता है। और बात करें गायन की तो मध्याह्न काल में गाते हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है इसमें म रे प। ठीक है जी, स्वर संगीति किस वर्ग के रागों में प्रयोग किया जाता है? म रे प स्वर संगीति किस वर्ग के रागों में प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? आप बताइए। मल्हार। मल्हार श्रेणी के रागों में म रे प का यूज किया जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सितार में जोड़ आलाप, सितार में जोड़ आलाप किन के बाद बजाया जाता है? तो जोड़ आलाप सितार में आपको रजाखानी गत जो होता है द्रुत लय में बजता है। ठीक है जी, द्रुत लय में। और मसीद खानी गत विलंबित लय में बजाया जाता है। ठीक है जी। तो रजाखानी गत में जोड़ आलाप बजाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है कि शोभा गुरदू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं?
शोभा गुरदू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थीं? तो शोभा गुरदू की बात करें तो ये ठुमरी की रानी इनको कहा जाता था। ठुमरी की रानी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। इनका जन्म जो है 8 फरवरी 1925। जन्म इनका कब हुआ? डेट ऑफ बर्थ इनका है 8 फरवरी 1925। ठीक है जी, 1925। अगला सवाल हम आपसे करते हैं कि ये कर्नाटक के बेलगाम में इनका जन्म हुआ था, ठुमरी की रानी शोभा गुरदू की। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है? दिन के मध्य काल में गाया जाने वाला राग बता दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग की बात करें तो यह है काफी थाट से उत्पन्न होता है। कौन सा थाट है जी? काफी। और काफी में आप जानते हैं गंधार और निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगता है। ठीक है जी। और वृंदावनी सारंग की बात करें तो इसकी जाति आडव आडव है, मतलब आरोह में 5 अवरोह में 5। और क्योंकि इसके आरोह अवरोह में गंधार और धैवत को छोड़ दिया जाता है। राग वृंदावनी सारंग की बात करें तो ऋषभ और ऋषभवादी है, पंचम इसका संवादी होता है और इसको मध्याह्न काल में गाते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आप देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं? कह रहा है निम्नलिखित में से किन जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जोग और जोग कौंस। राग जोग और राग जोग कौंस। ठीक है जी। राग जोग की बात करें, राग जोग की बात करें तो काफी थाट से उत्पन्न है। राग जोग की बात कर रहे हैं तो काफी थाट से उत्पन्न है और इसकी जाति आडव आडव है, मतलब आरोह में 5 अवरोह में 5, क्योंकि इसमें ऋषभ और धैवत को छोड़ दिया जाता है। ऋषभ और धैवत वर्जित होता है राग जोग में, और इसमें दोनों गंधार लगता है। और बात करें वादी स्वर की तो मध्यम होता है और संवादी स्वर षडज होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। और इसके अभी देखिए, इसके रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं इसको। अब हम बात करें जोग कौंस, राग जोग कौंस की। तो राग जोग कौंस, राग जोग कौंस जो है भैरवी थाट से उत्पन्न होता है। और भैरवी में आप जानते हैं ऋषभ गंधार धैवत निषाद ये सभी कोमल लगते हैं। और इसकी जाति आडव आडव है, क्योंकि इसमें ऋषभ को वर्जित किया जाता है। राग जोग कौंस में ऋषभ को वर्जित किया जाता है, मध्यम इसका वादी है और संवादी षडज है। तो इस तरह से समान स्वर प्रयुक्त होने वाले राग जोग और जोग कौंस है। ठीक है जी, आंसर सी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, कृंतन कृंतन मुर्की, कृंतन कमा मुर्की कह रहा है कृंतन कमा मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किया जाता है? कृंतन और मुर्की किस वाद्य पर बजाते हैं? तो सही उत्तर बता दीजिए क्या होगा जी। सही उत्तर क्या होगा जी? तो कृंतन और मुर्की आपको सितार। ठीक है जी, सितार। अगला सवाल देख लीजिए, कृंतन और मुर्की क्या हो गया जी? सितार। और सितार आप जानते हैं कि एक तत्व वाद्य यंत्र होता है, पखावज औनद वाद्य यंत्र है, तबला औनद वाद्य यंत्र है। देखिए, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला था, तो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले तबला वादक का नाम आपको बताना है विकल्प में। तो सही उत्तर हो जाएगा जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया है फिलहाल। अब देखिए, आपको कमेंट करके बताना है कि जाकिर हुसैन साहब, इनके पिता का नाम बताइए और उनके घराने का नाम बताइए। ठीक है जी। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो कौन है? तो पंडित भीमसेन जोशी हैं, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना क्या है आपको बताना है। ठीक है जी, पंडित भीमसेन जोशी जी का घराना क्या है आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से एक 15 मात्रा की ताल इसमें कौन सी है? तो 15 मात्रा वाली ताल आपको बताना है। तो आप देखिए, आड़ा 4 ताल 14 मात्रा का है, सूल ताल 10 मात्रा का, और गज झंपा ताल जो है आपको 15 मात्रा का ताल है। ठीक है जी। ताल गज झंपा की बात करें तो 15 मात्रा है और इसमें 4 विभाग होता है। ठीक है जी, 4 विभाग होता है। इसमें ताली कितना होता है? तो ताली 3, और खाली आपको कितना होगा जी? तो खाली आपका 1 होता है 9वीं मात्रा पर, और 1 5 12वीं मात्रा पर ताली होता है। ठीक है जी, 1 5 12वीं। इसका बोल है धा धिन नकतक, धा धिन नकतक, तिन नकतक तिट गद गदिगन। ठीक है जी, तिटकत गदिगन। तो सुल आपका गज झंपा ताल 15 मात्रा। अगला सवाल देख लीजिए,
कायदा और रेला किस वाद्य पर बजाते हैं? तो कायदा और रेला जाहिर सी बात है आप जानते हैं तबला। अगला सवाल देख लीजिए, ताल के प्राण कितने हैं? आपको कमेंट करके बताना है। वैसे ताल के प्राण आप जानते हैं कि 10 हैं, ठीक है जी। और कमेंट में लिख दीजिए कि ताल के 10 प्राणों के नाम क्या क्या हैं। आप कमेंट करिए, आपका रिवीजन भी होगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप हमारे साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में। देखिए, खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है? खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है? तो 5। सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला सवाल देख लीजिए, शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? शहनाई और बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सुशिर, क्योंकि ये हवा से बजते हैं और तत् जो तार से बने होते हैं। अगला सवाल देखिए, श्रुतियों की संख्या आप जानते हैं 22 होती है। श्रुतियों की संख्या 22। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछा गया है कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा 16वीं। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पे है? तो 16वीं पे। सही उत्तर हो जाएगा। वाद्यों के कितने वर्ग होते हैं? तो 4। तत्, अवनद, एक होता है सुशिर और एक बताइए कौन सा होता है? एक तत् होता है, एक अवनद होता है और एक होता है घन, ठीक है जी। तो घन लकड़ी या धातु से बनता है, अवनद चमड़े से बनता है, तत् तार से बनता है, सुशिर हवा से बजने वाले होते हैं, एक बीतत भी होता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस वाद्य में सारिका पर्दों का प्रयोग होता है? आपको बताना है। तो सारिका या पर्दों का प्रयोग सितार में होता है, ठीक है जी, सितार में, ठीक है जी। सितार में कितने तार होते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। तानपुरा में 4 तार होते हैं। और कौन सा स्वर से मिलाते हैं तानपुरा को? कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, जाति भेद से बोलों की संख्या क्या होगी? जाति भेद से बोलों की संख्या कितनी होती है? तो 35। सही उत्तर क्या होगा जी? 35। अगला सवाल देख लीजिए, जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं, जो स्वर राग में यूज नहीं किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विवादी। वादी जो होता है राजा स्वर है, जीव स्वर, अंश स्वर कहते हैं वादी को, और संवादी को मंत्री स्वर कहते हैं। वादी सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और संवादी उसके बाद अधिक प्रयोग होने वाला स्वर होता है। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 और दक्षिण भारत में 72, ठीक है जी। और दक्षिण भारत में 19 मूल थाट हैं, मतलब मुख्य थाट 19 और दक्षिण भारत में 10, ठीक है जी। उत्तर भारत में 10। किस वेद को संगीत का आधार माना गया है? किस वेद को संगीत का आधार कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सामवेद, ठीक है जी। अथर्ववेद क्या है? तो जादू टोना का वेद है। ऋग्वेद जो है गायत्री मंत्र, मुंडोपनिषद, सत्यमेव जयते, ये सभी ऋग्वेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। देखिए, भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी थी? भरत ने नाट्य शास्त्र लिखे, उसमें ग्रामों की संख्या 3 माने, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, राग गायन का विकास किससे हुआ? राग गायन का विकास किससे हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा जाति से, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बुंदुखा सारंगी वादक हैं। बुंदुखा सारंगी वादक हैं, किस घराने से संबंधित हैं? तो दिल्ली घराने से संबंधित है बुंदुखा, ठीक है जी। संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है? संगीत का सबसे अधिक उल्लेख आपको सामवेद में मिलेगा, इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक वेद कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तानपुरे का घुड़च किस लकड़ी का बना होता है? तानपुरे का घुड़च किस लकड़ी का बनाया जाता है? तो सांबर सिंग लकड़ी का तानपुरे का घुड़च बनता है। धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका धमार ताल का प्रयोग धमार गायन में होता है, ठीक है जी। ध्रुपद में भी, ठीक है जी। हिंदुस्तानी, वैसे धमार ताल का प्रयोग धमार में ही होता है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक बताइए। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक आपको बिलावल, ठीक है जी, बिलावल। भैरव आप जानते हैं ऋषभ, दैवत, कोमल लगता है इसमें। आसावरी में गंधार, दैवत और निषाद कोमल लगता है। छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहिएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गजरा। जो तबला का ऊपर गजरा होता है उसमें छिद्र करके डोरी से बना जाता है तबला के पुड़ी को, तो गजरा कहते हैं छिद्रों से निर्मित संरचना को। औनद वाद्य को क्या कहते हैं? तो औनद वाद्य का दूसरा नाम है पुष्कर वाद्य, ठीक है जी, पुष्कर वाद्य। अगला सवाल देख लीजिए,
कह रहा है गूढ़ धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं। गूढ़ धर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है जी, 3। अगला सवाल, पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है, तो टप्पा। ठीक है जी, सॉरी मियाँ का टप्पा। अगला सवाल, रागों में कितने वर्ग कह रहा है, रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी, 3। अगला सवाल देखिए, विकृष्ट। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है। विकृष्ट शब्द से मतलब क्या है जी, तो सही उत्तर हो जाएगा मंद्र स्वरों में गायन। मंद्र स्वरों में गायन को विकृष्ट कहते हैं। 41 नंबर सवाल आपने देख लिया। अब देखिए आप 42 नंबर, सादरा किससे संबंधित है। सादरा किसको कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा चैती को सादरा भी कहा जाता है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर लिपि में खाली के लिए क्या दर्शाते हैं, तो प्लस चिन्ह से खाली दर्शाते हैं। और शून्य जो है आपको भातखंडे जी पत्ती की लिपि में, भातखंडे पत्ती लिपि में आपको शून्य से खाली दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई। राग यमन की रचना किनके द्वारा की गई है, तो अमीर खुसरो। क्या जी, अमीर खुसरो। इसको ईमन भी कहा जाता है, राग ईमन भी कहा जाता है। ठीक है जी, राग ईमन भी कहा जाता है इसको। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, आप यहाँ देखिए, ध कोमल ध नी सारे ग म गरे गरे सा। ठीक है जी, तो यह राग जो है, यह स्वर समूह जो है किस राग को निरूपित कर रहे हैं, तो तोड़ी को। ठीक है जी, तोड़ी को। इसमें ऋषभ, गंधार, मध्यम तीवर, धैवत, कोमल। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, रे ग ध ये तीनों कोमल लगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये राग तोड़ी दर्शा रहा है। मियाँ का मल्हार जो है काफ़ी थाट से उत्पन्न है। बसंत ये भी काफ़ी थाट से उत्पन्न है। गंधार, निषाद, कोमल लगता है। वाद्य वृंद किस नाम से जाना जाता है। वाद्य वृंद को किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा वाद्य वादन। वाद्य वृंद का मतलब ऑर्केस्ट्रा। ठीक है जी, ऑर्केस्ट्रा आप बोलते हैं उसको वाद्य वृंद कहते हैं। देखिए, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं। ताल की लंबाई को स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मात्रा। ताल की लंबाई को मात्रा तय करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया था। किस ग्रंथकार ने विकृत स्वरों का उल्लेख किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा सारंगदेव जी। ठीक है जी, कमेंट करके बताइए सारंगदेव जी का ग्रंथ का नाम क्या है। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा अंश स्वर अर्थात वादी स्वर। ठीक है जी, न्यास स्वर पर गायन समाप्त होता है। अगला सवाल देख लीजिए, विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल, विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित होगा। विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा निर्धारित किया गया स्थान कोमल निषाद के लिए क्या है, तो 20वां स्थान। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का प्रयोग करते थे। बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का प्रयोग करते थे, तो सही उत्तर रहेगा 00। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी। अगला सवाल देख, इसमें सही उत्तर क्या होगा, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी, तो सही उत्तर क्या होगा जी, मेल मतलब थाट पद्धति। ठीक है जी, कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है, तो हारमोनियम सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसका बटन होता है, तो ये समानांतर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसलिए इसको समानांतर वाद्य कहा जाता है, समानांतर सप्तक वाला वाद्य। ठीक है जी, हारमोनियम। कह रहा है कान्हड़ा का प्रकार है, कान्हड़ा का प्रकार क्या है, तो अड़ाना, राग अड़ाना कान्हड़ा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सा औडव संपूर्ण जाति का राग है, इसमें बताना है आपको। औडव संपूर्ण मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगेंगे, तो किस में, तो शुद्ध कल्याण। ठीक है जी, शुद्ध कल्याण
राग शुद्ध कल्याण की बात करें तो इसकी जाति आडव संपूर्ण है। मध्यम, इसके आरोह में मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है और अवरोह में सातों स्वर लगता है। गंधार इसका वादी होता है और धैवत इसका संवादी होता है। गायन काल इसका रात्रि का प्रथम पैर होता है। ठीक है जी, तो शुद्ध कल्याण के ये परिचय हुआ हल्का सा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस राग में कम से कम, कह रहा है किसी राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो कम से कम 5 स्वर। तो 5 स्वर प्रयुक्त होने वाले राग को आडव जाति का राग कहते हैं। आरोह में 5, अवरोह में 5। 6 स्वर का प्रयोग करिएगा तो साडव जाति का होगा, 7 को करिएगा तो संपूर्ण जाति का राग होगा। ठीक है, तो कम से कम 5 स्वर जरूरी होते हैं राग निर्माण में। ठीक है, जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है उनको क्या कहा जाता है? वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है उनको क्या कहते हैं? तो सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है जी, और चमड़ा से बनते हैं, तबला, मृदंग, डमरू, ये सब है। देखिए, सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी, सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो संबंधित सही उत्तर हो जाएगा किराना घराना। भीमसेन जोशी जी का घराना क्या है? तो किराना घराना। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि धिन बोल इस ताल का प्रारंभ होता है। धिन बोल से किस ताल का प्रारंभ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा झप ताल। ठीक है जी, झप ताल। झप ताल का शुरुआत किससे होता है? तो धिन से। धिन धिन तिन तिन धिन धिन ना, आपको झप ताल का बोल है। ठीक है जी, झप ताल जो होता है आपको धिन से शुरू होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? संगीत और कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो खैरागढ़। ठीक है जी, खैरागढ़। अगला सवाल देख लीजिए। 61 नंबर, किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है? किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यम को। ठीक है जी, मध्यम को। पंचम जो है अचल स्वर में आता है। अगला सवाल देख लीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री दिया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उस्ताद अल्लाह रखा खां, जो जाकिर हुसैन जी के पिताजी हैं। इनको 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आड़ी लय को क्या कहते हैं? तो आड़ी लय को 3/2 मतलब 1.5 गुनी लयकारी कहते हैं आड़ी लय को। ठीक है जी, और सवा गुनी कुआड़ को कहते हैं, कुआड़ लयकारी को सवा गुण कहते हैं, और 1.25 गुण कहते हैं किसको? तो बियाड़ लयकारी को। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। तंबूरे का वर्तमान स्वरूप, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तो 11वीं शताब्दी के पश्चात तंबूरे का आविष्कार हुआ। अगला सवाल देख लीजिए। राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बनता है? तो राग शुद्ध कल्याण जो है आपको कल्याण और भूपाली राग, कल्याण और भूपाली, भूपाली जो है राग भूपाली आपको कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, कल्याण थाट से, और गंधार इसका वादी और धैवत इसका संवादी होता है। मध्यम और निषाद इसमें वर्जित होता है। जाति इसका आडव है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। कल्याण थाट में मध्यम तीव्र होता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर, बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर के गुरु का नाम बताइए कि गुरु कौन थे? तो देवजी बुआ। ठीक है जी, देवजी बुआ बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर जी के गुरु जी थे। ठीक है जी, आपको कमेंट करके बताना विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु का नाम क्या है। गायक उत्तेजक मंडली, गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन थे? गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा शंकरराव पंडित। शंकरराव पंडित गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक। सितार में कितने पर्दे बांधने पर, सितार में कितने पर्दे बांधने पर अचल ठाट का निर्माण होता है? तो सही उत्तर रहेगा 24 पर्दा बांधिएगा तो अचल ठाट वाली सितार कहलाएगा। मध्यम ग्राम का स्वरांतर क्या है? मध्यम ग्राम का स्वरांतर बताइए। तो 4-3-2, 4-3-4-2, 4-3-2, 4-3-2, 4-3-4-2, षडज 4, ऋषभ 3,
गंधार 2, मध्यम 4 और पंचम 3 और धैवत आपको जो है 4। मतलब ये कह रहा है कि षडज आपको प्रथम श्रुति पे है, तो ऋषभ किस पे होगा, तो ऋषभ आपको 3 ये ऋषभ षडज का हो गया प्रथम पर, उसके बाद यहाँ से ऋषभ शुरू हुआ, ऋषभ का 3 हो गया, तो ऋषभ आपको यहाँ तक तो षडज है, यहाँ पर शुरू होगा, मतलब 5वें पर ऋषभ होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको स्वर का स्थापना किया गया है मध्यम ग्राम में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल इसमें पूछा गया है, पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है। पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग नामों का उल्लेख किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा 364। अगला सवाल देख लीजिए। विभिन्न नामक गमक त्रिभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है। विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जानते हैं, तो सपाट गमक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे। पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे, तो सही उत्तर क्या होगा जी, कंठे महाराज के दत्तक पुत्र पंडित किशन महाराज तबला वादक हैं। पंचम सवारी ताल में कितने विभाग होते हैं, तो पंचम सवारी ताल में आपको 4 विभाग होते हैं और 15 मात्राएं। ठीक है जी। 3 4 4 4। ठीक है जी। विषमपदी ताल है। परमेल प्रवेशक राग किसको कहते हैं, परमेल प्रवेशक राग किसको कहते हैं जी, तो मुल्तानी को परमेल प्रवेशक राग कहा जाता है। हम बताएं आपको कि परमेल प्रवेशक राग में जय जयवंती आता है, जय जयवंती राग, मुल्तानी राग, उसके बाद आपको मारवा राग, ये सभी परमेल प्रवेशक राग होता है। वही हम बात करें जय जयवंती, तो यह बिलावल थाट और सोरठ थाट के बीच में पड़ता है। मुल्तानी की बात करें तो खवाज थाट से यह यमन थाट में प्रवेश करता है। मारवा की बात करें तो भैरव थाट से पूर्वी थाट में प्रवेश करता है। ठीक है जी। तो मुल्तानी, जय जयवंती और मारवा, ये तीनों रागों को परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। राग दरबारी कान्हड़ा का थाट बताइए, तो असावरी होगा। ठीक है जी। असावरी में गंधार, धैवत और निषाद, ये कोमल तीनों लगते हैं। ठीक है जी। काफी में आपका गंधार और निषाद कोमल लगेगा। भैरवी में आपको रे, ग, ध, नी सभी कोमल लगते हैं। अगला सवाल आपसे देखिए पूछा गया है कि जब कोई स्वर अपने स्थान से नीचे आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो जब नीचे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोमल स्वर। ठीक है जी, कोमल स्वर। अगला सवाल देखिए। 12 स्वरों में 7 मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं, तो शुद्ध स्वर। क्या कहेंगे जी, शुद्ध स्वर। और 5 विकृत स्वर होता है, 5 कोमल स्वर कितने होते हैं, तो 4। ठीक है जी। और विकृत स्वर आपको जो है एक होता है मध्यम तीव्र। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है, तो छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे राग का बोध होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा पकड़। उसको क्या कहते हैं, पकड़। यमन राग का मध्यमा क्या है, यमन राग में मध्यम क्या लगेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीव्र। ठीक है जी, तीव्र। यमन जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और कल्याण में जो है मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, तो तीव्र हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। टप्पा किसने प्रचलित किया था, तो टप्पा का प्रचलन किसने किया, तो मियाँ, सॉरी मियाँ। ठीक है जी, सॉरी मियाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सभी का नौकरी बहुत जल्द लगने वाला है, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं माँ से। माँ सरस्वती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।